तो आज का दिन का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि अभी हमारी इकोनॉमिक्स सिचुएशन काफी खराब है यूएस की। आपने काफी ज्यादा देखा है कि डेट का प्रॉब्लम चल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में हम कहाँ कहाँ एलोकेशन कर सकते हैं, कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे, ये सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। अभी तक इस चीज के बारे में मैं बहुत शॉर्टकट में निकल जाता था क्योंकि कभी ऐसे प्रॉब्लम आए नहीं थे। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मेजर इकोनॉमिक आज तक जो क्राइसिस आए 1990 में भी आई थी, जो सेविंग एंड लोन क्राइसिस यूएस में ही आई थी। यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छी खासी क्रैश हुई थी, फिर उसके बाद मार्केट रिकवर होके चला गया था ऊपर की तरफ। 1999 के आसपास ये काफी हाई लगाया था। उसके बाद फिर से आता है 2000 में आपको डॉट कॉम बबल। यहाँ पे अच्छा खासा जो ऊपर गया था नेस्डेक, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आती है। लेकिन दोनों चीजों में एक बार देखोगे कि यहाँ पे काउंटर मेजर्स क्या लिए गए। तो सबसे पहले देखो कि यूएस गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन जो प्लान यहाँ पे किया था, उसमें पहला था फेडरल रिजर्व जो रेट कट किया था। और इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से सस्ता लोन मिला था और डूबते हुए जो कंपनी है वो बच गई थी। तो हर क्राइसिस में 60-70% जो कंपनियां होती है वो डूब जाती है। जो 30% कंपनियां बचती है, जैसे एप्पल बचा, गूगल बचा, अल्फाबेट बचा, तो ये बहुत वहां से 10x 100x तक ग्रो कर जाते हैं। तो इसी वजह से जो क्रैश आ रहा है वो हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अगर आपको सही इमर्जिंग सेक्टर का जो नीड का जो स्टॉक है वो मिल गया, तो आपको पैसा बहुत बना के देगा। जैसे आपने कोविड के क्रैश के समय भी आपने इस चीज को नोटिस किया था। और यहाँ पे देखोगे कि हर क्रैश में, चाहे सेविंग लोन क्राइसिस हुआ तो आपको लग रहा है कि लोन एंड सेविंग की बात चल रही है, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट कट हुआ। साथ में आप देखो कि यूएस के ऊपर जो डेट आया है, जो बार बार अभी आप बोल रहे हो कि सर डेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या होगा यूएस में। ये डेट आज का नहीं है। 1990 में 3 ट्रिलियन के आसपास डेट था। और ये डेट और बढ़ गया था 1995 में 4.5 ट्रिलियन हो गया था। 50% इंक्रीज किया था सिर्फ एक क्रैश होने की वजह से। यहाँ इकोनॉमिक क्रैश हुई, फिर गवर्नमेंट ने लोन पैसे और लिया, प्रिंट किए पैसे, आईएमएफ से लोन लिया। और उसके बाद से इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करके जो इकोनॉमी में पैसा डाला। पहला इंसिडेंस याद रखना। दूसरा, जैसे ये इकोनॉमिक जो रिकवरी आई थी और रिकवर हो के आया था 1990 1999 तक, तो 2000 में आपको डॉट कॉम बबल आ जाता है। डॉट कॉम बबल क्या था कि आप इंटरनेट उस समय नया नया आया था, ऐसे बहुत सारी फर्जी कंपनियां आ गई थी। जब ये सेमीकंडक्टर का नाम पे बहुत सारा आरआरपी इंफ्रा, जो सेमीकंडक्टर का नाम चेंज कर लिया और अपर सर्किट टू अपर सर्किट लग रहा था, रेवेन्यू जीरो था, सब कुछ जीरो था। बाद में वो वहां पे लोअर सर्किट लगना, मतलब उस पर बहुत सारी सेबी की एक्शन हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां आती है जो सिर्फ नाम चेंज कर ली कि हम टेक की कंपनियां हैं, और उस समय उसमें काफी ज्यादा वैल्यूएशन मिलना शुरू हो गया और स्टॉक अपर सर्किट लगे। तो उसका क्रैश हुआ, तो बहुत सारे जो बैंक्स लोन दे रखे थे उनके पैसे डूब गए। फिर बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे रिजर्व बैंक जो वहां का है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कट किया और यहाँ 6.5 से कट करके 1% के आसपास पहुंच गए। जिस वजह से फिर वहां पे पैसा आया, और पैसा आने की वजह से फिर से इकोनॉमी बच गई। तो ये दूसरी बार हुआ जो बबल में क्रैश हुआ था। यहां पे भी देखोगे कि यूएस का जो नेशनल डेट है वो इंक्रीज हो गया था 5.6 ट्रिलियन से 7.4। यहां भी देखोगे कि अच्छी खासी जंप देखने को मिली। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि पहले बार 1990 में हुआ यूएस में। उस समय गवर्नमेंट ने फिर से लोन लिया, लोन लेकर बचाया, इंटरेस्ट रेट कट किए। दूसरी बार बबल हुआ, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट किए, उसके बाद फिर से उसका डेट बढ़ गया, तो हम 7.4 के आसपास पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं 2008 में। इसके सिर्फ 8 साल की बाद की बात करें, 2000 के बाद 2008 में यहां पे फिर से एक आता है जहां ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। यहां पे ऐसा है जिसके बारे में बिग शॉट मूवी, बहुत सारे मूवी बने थे जहां पे आपने देखा हुआ था। माइकल बरी ने बहुत सारे पैसे बनाए थे, लेमन ब्रदर्स कंगाल हो गए थे, जेपी मॉर्गन को बेल आउट करना पड़ा था, कितने सारे जो इंस्टीट्यूशन वो बर्बाद हो गए थे। तो यहां पे ये हुई थी कि जितने भी हाउसिंग लोन्स थे, गवर्नमेंट ने बोला कि पैसे तो काफी अच्छा आ गए थे। पैसे कहां से आए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ।
डॉट कॉम बबल के बाद गवर्नमेंट ने पैसे काफी ज्यादा डाले थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सस्ता कर दिया था, 1% पे लोन सस्ता मिलना शुरू हो गया था। तो अगले 8 साल में 2000 से 2008 तक काफी ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट हुए, और सारे बैड लोन्स थे। मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा था, लोगों को लोन लेने की वो क्षमता नहीं थी, तो वो फर्जी लोन बनाना शुरू किए, स्टूडेंट को लोन दे देते थे, किसी को लोन दे देते थे, जिस वजह से वहां पे लोन का एक ऐसा साइकिल शुरू हो गया जिसमें पे करने वाले का, जो ईएमआई चुकता करने वालों का कोई भी क्षमता नहीं था, और इस वजह से वहां पे शुरू हुआ हाउसिंग क्राइसिस। जब बैंक्स बाद में 8 साल बाद पैसे लेने गए तो पता चला सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, और वहां पे फिर से क्राइसिस आती है। तो फिर इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर से स्टिमुलस पैकेज दिया था, जिसमें यूएस को दिया था, आपका यूनाइटेड नेशंस ने दिया, जो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशंस सब कुछ थे, साथ में चाइना था, इंडिया ने भी दिया था। और जितने यहाँ पे बॉन्ड्स उन्होंने इशू किए थे, हाउसिंग बॉन्ड्स, जिसके वजह से लेमन ब्रदर्स वगैरह कंगाल हो गए थे, उनको बेल आउट किया और बाय किया। फिर यहाँ पे आपको यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है 9 ट्रिलियन से बढ़ के 18 ट्रिलियन हो गया। तो ये डेट आज का नहीं है, पहले 3 ट्रिलियन से शुरू हुआ, 7 ट्रिलियन गया, अभी देखो 18 ट्रिलियन आ गया। और यहाँ पे जो क्रैश हुआ था 12, यहाँ पे देखो क्रैश हुआ था 13,000 के आसपास चल रहा था, और क्रैश होकर आके 6,000 के आसपास आ गया था डाउ जोन्स। आज डाउ जोन्स कहाँ पे खड़ा है आप देख लो। हर क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हो जाता है। इसी वजह से बोलते हैं कि इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करके बैठे हो, इंडेक्स में नहीं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके बैठे हो, तो वो आपको धीरे धीरे रिटर्न देता है, चाहे कैसे भी ग्लोबल क्राइसिस आए, क्योंकि आपका एनएवी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा, सस्ता हो जाएगा। आप उसमें लगे हुए हो, आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। तो कुछ कंपनियां जो हाउसिंग से रिलेटेड थी यहाँ पे खत्म हो गए। डॉट कॉम बबल में जितने टेक कंपनियां थी बहुत सारी खबर खत्म हो गई, जो बच गई वो एप्पल, गूगल, अल्फाबेट जैसे कंपनियां बन गई। तो सर्वाइवर जो होते हैं वो बहुत अच्छा काम कम बैक करते हैं, बहुत, क्यों कंपटीटर ही खत्म हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे हुआ कि ग्लोबल हाउसिंग जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यहाँ पे बहुत सारे हाउसिंग वाले खत्म हो गए, जो बच गए, जो बैंक्स बच गए, वो बैंक्स काफी ज्यादा बड़े हो गए। उसके बाद जैसे 2008 की खत्म होती है प्रॉब्लम, 2020 में आ जाती है कोविड क्राइसिस। कोविड क्राइसिस में देखो यहाँ नियर जीरो इंटरेस्ट रेट किया गया था। पिछले बार कितना किया गया था? पिछले बार किया गया था 6.5 से 1%, जिस वजह से पैसे एक्सेस होने की वजह से फालतू का लोन बांटा गया, और उसके वजह से ये हाउसिंग क्राइसिस आया और ज्यादा डेट लेना पड़ा। अब इसके बाद आ जाता है कोविड। कोविड में तो सबकी बिजनेस बंद थी। यहाँ पे यूएस का जो डेट है 22 ट्रिलियन से सीधा 30 ट्रिलियन आ गया। तो आप जो मुझे बता रहे हो कि सर ये डेट अचानक से हो गया, यूएस खत्म हो जाएगा, भाई हर बार यूएस खत्म होने की कोशिश किया है कि खत्म हो जाए, दुनिया से ही नक्शे से मिट जाए, लेकिन हर बार स्टिमुलस पैकेज आया, हर बार डेट लिया है, हर बार इंटरेस्ट रेट कट किया। यहाँ भी देखो इंटरेस्ट रेट को जीरो किया गया, यूएस का डेट फिर से बढ़ गया। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया था। इंडिया में भी बहुत सारे मोदी जी ने आपका पीएलआई स्कीम चलाया था, उसके वजह से बहुत सारे बिजनेस बच गए। तो ये कोई भी क्रैश आए, कभी भी आए, उसका एक ही सॉल्यूशन है, लिक्विडिटी डालो, लोन उठाओ, और यही चीज चलते रहेगा। इसको हम और आगे बढ़ते, प्रोजेक्टेड 2025 की जो बातें चल रही है, यहां हमारा निफ्टी का देखो चार्ट, 12,000 के आसपास चल रहा था निफ्टी 2019 में। कोई तब इंटरेस्टेड नहीं था। स्टॉक मार्केट क्या होती है किसी को मतलब नहीं था, ना इतना एंजल ब्रोकिंग था, ना जेरोदा था, ना आपको इतने सारे ग्रो थे, ये सारे इतने एक्सेसिबल नहीं थे, ना टेक्नोलॉजी का विकास था। कुछ भी खरीदना है, बहुत फिजिकल में खरीदना है, या मोतीलाल ओसवाल का ब्रोकर खुला है, सब ब्रोकर से बात करो, वो जो मर्जी होगा वो आपको शेयर कर देगा। न किसी का फंडामेंटल एनालिसिस मिलता था, न रिपोर्ट मिलती थी। जो गार्बेज शेयर है वो चल रहे हैं, जो अच्छे शेयर है वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। 5 साल रिलायंस नहीं चल रहा है, कोई स्टॉक चलता था कभी नहीं चलता था। यहां से क्रैश होकर 12,000 से आ जाता है 8,000 के आसपास। देखो कितना डिटोरिएट हो गया। अगर परसेंटेज वाइज देखो तो काफी ज्यादा गिर चुका है। 12,000 से सीधे 8,000 के आसपास आ गया था। लोअर सर्किट लगी थी मार्केट में। क्या यहां से निफ्टी जीरो हो गया, या यहां से निफ्टी यहां से काफी ज्यादा मैसिव रिटर्न दिया? यहां से जब निफ्टी रिटर्न हुआ था तो बहुत सारे स्टॉक्स जो बच गए थे, बहुत सारे स्टॉक्स बर्बाद हो गए। जैसे आपको बिग बाजार का नाम सुना हुआ होगा, फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल का शेयर 600 रुपया चलता था,
400 रुपये देखा मैंने, बहुत सारे उसके थे, सारे के सारे जीरो हो गए। मतलब 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये तक आ गए। क्यों? क्योंकि वो लिवरेज पे थे। लिवरेज मतलब उसने लोन ले लेके जितने भी उसने स्टोर खोले थे सारे लोन पे थे, और सारे लोन पे होने की वजह से वो जब बिजनेस नहीं चल रहा है तो 6 महीने तक पेमेंट नहीं दे रहा है, बैंक्स का लोन का ईएमआई नहीं जा रहा है। बैंक्स ने उस पर कंप्लेंट डाला, और कंप्लेंट डालने के बाद सीधे वो एनसीएलटी में चला गया कि नहीं अब ये नहीं बच सकता, अब इसको कंगाल घोषित कर दिएगा। कंपनी खत्म, जो पैसे डाले थे सब डूब गए। तो आप जब क्राइसिस आ रहा है उस समय समझो कि कौन सा सेक्टर पे ज्यादा इफेक्टेड होगा, किस प्रॉब्लम पे आएगा। तो उस समय जो भी रिटेल सेगमेंट के थे बहुत सारे खराब हो गए। वहीं आप देखो कि V2 रिटेल, वहां वी मार्ट, ऐसे ऐसे स्टॉक, आदित्य विजन, ये वहां से कोविड के टाइम से 20 टाइम्स हो चुके हैं, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स ऐसे हो चुके हैं। वो स्टॉक्स उस समय आपको 100 रुपीज का मिलते था, उसके बाद ये 3,000 4,000 गए, फिर स्प्लिट हुए, फिर वापस वहां तक पहुंच गए। तो ये सारी चीजें होती है कि आप जो सर्वाइवर होता है उस पे दाव लगाओ, जो घोड़ा बच गया युद्ध में वो आपको हीरो बना देगा। तो यहाँ पे यही काम आती है कि हम स्ट्रेटजी कैसे करेंगे, कैसे कर आगे हम। ऐसा क्रैश में देख के ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएंगे, क्रैश में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कुछ तो होंगे जो बच जाएंगे, जो बच जाएंगे, जैसे हम कोविड में जिंदा बच गए तो हम अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ लोग मर गए। तो हर पे असर आती है, फैमिली में हर किसी की फैमिली में डेथ हुई है, लेकिन जो बचता है वो आगे चीज को लेके जाता है। सेम चीज है बिजनेस में, बहुत सारे बिजनेस डूब गए और इस बार भी डूबेंगे। तो उन सारे बिजनेस जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है उनको हम साइड में कर देंगे, जिन पे ज्यादा टैरिफ का इम्पैक्ट आ रहा है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स कट करेगा रेट, और इसका साफ साफ इंपैक्ट, मतलब साफ साफ इंडिकेशन दिख रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट आया है यूएस का, वो नॉर्मलाइज है, और वो 100 to 150 बेसिस पॉइंट कट करने की बात कर रहा है। क्यों बोल रहा है कट करने के लिए? कट इसीलिए करने को बोल रहा है क्योंकि हर बार ये चीज किया जाता है, हर बार सेंट्रल बैंक्स कट करते हैं ऐसे इकोनॉमिक जब भी क्राइसिस आती है, और ये स्टिमुलस प्रोग्राम दिया जाता है अफेक्टेड सेक्टर को। जैसे इंडिया में दिया गया, ऑटो सेक्टर को दिया गया, जीएसटी का बूस्ट दिया गया। तो गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है जो यहाँ पे प्रोजेक्टेड चीज है। और ये चीज जो आ रहा है क्रैश, ये खत्म हो जाएगा अगले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने टाइम लगे, और ये चीजें खत्म हो जाएगी। यहाँ से स्टॉक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, यहाँ से बहुत स्टॉक आपको 4x, 5x, 10x भी होते हुए दिखेंगे, क्योंकि कोई भी पैसा नहीं बनाया। आगे मैं म्यूचुअल फंड का भी दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स ने पैसे नहीं बनाए तो उनका कैसा होगा। यहाँ डेट का रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, जैसे बैंक्स को पैसे दिए गए, बैंक्स को आरबीआई बार बार मॉनिटर कर रहा है, उनको बोल रहा है कोलेटर्स में सिल्वर रखो, गोल्ड रखो, बहुत सारी चीजें चल रही है कि यहाँ पे डेट का, जो यूएस का डेट का हमारे ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट पड़े। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो ग्लोबल डेट है, हर देश का डेट बढ़ा है, सिर्फ यूएस का नहीं बढ़ा है। ग्लोबल का जो डेट है 360% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हो चुका है। अब यहाँ पे है कि यूएस का डेट और भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि इतना पर रुक जाएगा। 38 आया है, यहां से 40 ट्रिलियन भी जा सकता है, 50 ट्रिलियन भी आगे जा सकता है। ये डेट बढ़ेगा, रीजन मैं आपको क्लियर बता चुका हूं। डेट यहां से शुरू हुई थी, जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ अटेंडेंस लगाने से कुछ नहीं होता है, चीजों को समझो। यूएस का जो डेट है, और हर बार लोन लेते गया है। जैसे मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल देता हूं कि आपके दादाजी डेट फ्री थे, उनके पास एक भी रुपये का कर्ज नहीं था, उन्होंने बैंक से लोन नहीं ले रखे थे, उनके पास जमीन था, सरप्लस था, सब कुछ, वो अपनी जिंदगी आम जी रहे थे। लेकिन जब आगे आपको बिजनेस करना है, आपने ईएमआई उठाया, आप डेट के अंदर आ गए। एक छोटी सी कोविड ऐसा हो, या आपकी जॉब चली जाए, या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वही आपका क्या होगा, आपके अंदर क्राइसिस आ जाएगी। और वो आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप खुद को एक देश समझो कि मैं एक, मान लो कि छोटा सा देश हूं, और वहां पे मान लो कि आपका सब कुछ खत्म होने वाला है, तो क्या करोगे आप? लोन उठाओगे, लोन उठाओगे, और उसके बाद बिजनेस करोगे। तो आपकी बिजनेस तो ग्रो करेगी, पैसे भी आएंगे, लेकिन आपको तो डेट को तो रिपे करना है। और ऐसा तो नहीं है कि आप डेट फ्री हो जाओगे इतना जल्दी, हो तो आपने लोन 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का लिए लिया हो। अगर फिर लाइफ में एक और प्रॉब्लम आ गई, फिर से लोन लोगे, बाद में तो वही हालत होती है कि अनिल अंबानी इंसान बन जाता है।
कि लोन लेते गए, हम बिजनेस को बढ़ाते गए, वर्चुअली हमारे पास, अब देखो कि हमारे रॉयल लाइफ आ गया, हमारे पास कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज किस पे है? डेट पे है। तो सेम चीज अमेरिका है। यूएस का भी वही चीज है कि यूएस में जितने भी आप जीडीपी देख रहे हो, वो जीडीपी सिर्फ लोन के बेसिस पे है। तो वहां पर कैपिटा इनकम आपको दिख रही है, वहां पे आपको बहुत सारे दिख रहा है कि यहाँ पे पैसे बहुत ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है उसकी, लेकिन वो कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया, आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया, एक बिजनेस डूब गया, फिर से अपना लोन लिया, दोस्तों से लिया, किसी से, उधारी की जिंदगी जी रहा है यूएस, और वो हमेशा जीते रहेगा, अगले 100 साल तक जीते रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगा कि हम कहाँ कर सकते हैं। तो देखो 3 ट्रिलियन यहाँ पे थे, इसके बाद पहली बार बढ़ा 1990 में 4.5 ट्रिलियन आया। वो दूसरी बार 2000 में डॉट कॉम बबल आया, 5.6 से 7.4 आया, तब भी अमेरिका डूबा नहीं, खत्म नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ डेट बढ़ा 9 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन हुआ 2008 में। कोविड के क्राइसिस में इसका 22 ट्रिलियन से सीधा 30 ट्रिलियन हो गया। अभी तो सिर्फ 8 ट्रिलियन बढ़ा है, पिछले 5 सालों की बात करें तो 8 ट्रिलियन बढ़ा है। और उसी डेट को कम करने के लिए ट्रंप कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे हम फैक्ट्री, ये सारी चीजें लगाए, जिससे हमारा जो डेट है वो कम हो। लेकिन ये डेट कम नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर वो अनिल अंबानी जैसे कहीं किसी और बैंक से लोन लेगा, फिर उसकी इकोनॉमी चलती रहेगा। सिर्फ उसी का नहीं चल रहा है, हम आगे देखेंगे कि सिर्फ अमेरिका ही एक गुनाहगार है या और भी लोग हैं। चाइना का देखते हैं। चाइना में 2021 में, देखो ये बहुत सारे क्राइसिस आते रहते हैं, सिर्फ एक की कहानी नहीं है। 2016 में रशिया फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिससे आज तक उबर नहीं पाया है। वहां पे देखो 2019 में यूरोपियन डेट क्राइसिस आया था, 2020 में कोविड क्राइसिस आया, 21 में चाइनीज हाउसिंग क्राइसिस आया था, 2023 में श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, 2024 में पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। लेकिन इस क्राइसिस की वजह से ऐसा नहीं है कि हमारा निफ्टी पाताल लोक चला गया। ना 2016 में गया, ना 19 गया, 20 में गया था, रिकवरी हुआ, 21 में। हर बार निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। जो बढ़ने वाली कंपनियां होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, जो एक्स्ट्रा लिवरेज पे होती है, जो बहुत ज्यादा डेट बर्डन होती है, वो खत्म हो जाती है। बहुत सारी कंपनियां खत्म हो जाती है, बहुत सारी कंपनी यस बैंक बन जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा। यस बैंक ऐसा थोड़ा ना शौक से बना है, यस बैंक में घोटाला हुआ, लोगों ने पैसे लिए और पता चला कि क्रैश हो गया, कंपनी क्रैश हो गई, लेके भाग गया। तो वो सारी चीजें हुई थी जिस वजह से बहुत सारे बैंक्स क्रैश हो गए। तो इसी वजह से मेरे को बैंकिंग सिस्टम पे कभी भरोसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखो 2016, 19, 3 साल बाद, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद, यहाँ तो इतने सारे क्रैश हो रहे हैं। तो बैंकिंग सिस्टम पर तो सबसे ज्यादा हिट हो रहा है। इसी वजह से तो बैंकिंग का इतना लोन खरा वो चलते रहता है, जिसके पीछे गवर्नमेंट इतनी पागल रहती है। और इसी वजह से आप देखते हो उसका P5, 6, 7, 8 क्यों होती है? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ उसमें कांड हुआ रहता है। आपको पता नहीं चलेगा, जब केस खुलता है तो पता चलता है कि इस कंपनी में इतना बड़ा घोटाला होकर लेके बैठ, जैसे अभी इंडसइंड बैंक में हुआ था, बाद में निफ्टी से भी निकाल दिया गया उसको। तो ये सारी चीजें होती रहती है। कुछ दिन के बाद, अब तो आपको याद भी नहीं होगा इंडसइंड बैंक में क्या हुआ था, 1800 करोड़ का घोटाला हुआ था, कुछ भी नहीं याद होगा। तो ये चाइनीज के जो हाउसिंग क्राइसिस हुआ था, जिसमें एवरग्रांड, ये हुआ क्यों? इसका भी रीजन है। 2020 में आपने ये देखा, कोविड क्राइसिस हुई थी, इसमें सारे प्रोजेक्ट्स जो चाइना के थे वो सारे बंद हो गए थे। और ये जो एवरग्रांड है, जितने आप चाइना में देखते हो बड़े बड़े ब्रिज है, आपको मॉल्स है, या आप देखते हो कि एक दिन में बिल्डिंग बना कर तैयार कर देता है, मेट्रो प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वो सारा चीज यही कर रही थी एवरग्रांड उस समय। रियल एस्टेट का नाम ही था। लेकिन जब कोविड क्रैश आया, उस समय सारे प्रोजेक्ट इसके डिले हो गए। आपको याद है कि कितने लोग मरे थे, उसके वजह से प्रोजेक्ट बंद पड़ा, और उसके वजह से बैंक से लोन लिया था वो सारे के सारे वो डिफॉल्ट होना शुरू किए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी चाइना में। इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट थोड़ा आया था। और यहाँ की भी जितने प्रोजेक्ट काम कर रही थी चाइनीज कंपनी, वो सारे सरेंडर करके वापस चली गई थी वो चाइना की तरफ। यहाँ पे भी क्या मेजर लिया गया था? लिक्विडिटी इंजेक्ट किया गया था। जो चाइना के जो बैंक है उसने पैसे डाले थे, और उस वजह से देखो चाइना के डेट कहां से कहां पहुंच गया, 270% से 290%। इंडिया के 80% के आसपास है डेट, जीडीपी। पाकिस्तान का भी आपको 300% के आसपास पहुंच चुका है, श्रीलंका का भी आपको 200% के आसपास। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस डेट क्राइसिस में नहीं है। और ये चीज का मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
कि पूरे सारे चीज देखने के बाद एक चीज पता चलता है। अभी फ्रांस में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले वहां भी घोषणा हो गई है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आती रहेगी, निफ्टी ऊपर जाती रहेगी, थोड़े समय के लिए रुकेगी अगर इंडिया पे डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है। ग्लोबल जितने एक्सपोर्टर्स है सबके ऊपर असर आएगा, क्योंकि अगर फ्रांस में क्राइसिस आती है, जर्मनी में क्राइसिस आती है, यूके में आती है, तो हम वहां पे सामान जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा। पहली बात, हमारे जो ग्लोबल लेवल पे जो बिजनेस हो रहा है वो थोड़ी डाउन होगी, लेकिन डोमेस्टिक में हमारा स्टिमुलस कंटिन्यूअस है, जीएसटी कट हुआ है, या हम कोविड के बाद भी हम मेजर्स लेके हम कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, जिसमें आईएमएफ भी बोल रहा है कि हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम चाइना में जो चीजें एक्सपोर्ट करते थे उन पर असर पड़ेगा। तो ये क्रैश की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है कि जो ग्लोबल लेवल पर मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी की बात कर रहे थे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, और बहुत सारे जो टेक कंपनियां हैं उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो विदेशों में ज्यादा काम करती है, अलग अलग कंट्रीज में। यहाँ पे एक और चीज देखो कि जो डेट है वो हर देश पे बढ़ रहा है, तो इस वजह से हर देश सोना या चांदी रखेगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा जेपी मॉर्गन या बाकी सारे एजेंसी का कहना है कि जितना ज्यादा डेट बढ़ते जा रहा है, अभी जैसे यूएस के ऊपर 38 ट्रिलियन आया, पहले 30 था, कोविड के टाइम 38 आया, 50 आएगा, 100 आएगा, तो उसके इक्विवेलेंट वो या तो क्रिप्टो रखेगा, या गोल्ड रखेगा, या सिल्वर रखेगा, या कहीं और इन्वेस्ट करके रखेगा। यूएस बार बार ये कोशिश कर रहा है कि हम डेट फ्री खुद को घोषित करें। जैसे हम किसी कंपनी को देखते हैं कि कंपनी रिलायंस का शेयर ले रखी है, और रिलायंस का शेयर मान लो खरीद के रखी है, तो उसका मतलब इतना एसेट वहां से आ रहा है, और उसके ऊपर इतना डेट है, तो ले दे के इसके पास कोई भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री है, वर्चुअली डेट फ्री है। तो सेम चीज है कि उसके पास एसेट कितना है, लैंड्स कितना है, या उसके पास गोल्ड्स कितना है, इसी से तो मेजर करेंगे। तो इसी से यूएस में गोल्ड की होर्डिंग बहुत ज्यादा चालू है। यूएस में 5000 टन के आसपास गोल्ड है, और क्रिप्टो बहुत ज्यादा उन्होंने कब्जा कर रखा है। क्रिप्टो को पंप कर रहे हैं, गोल्ड को भी पंप करेंगे, ताकि वो ये दिखा सके कि हमारे ऊपर जितना डेट है उसको हम कवर किससे कर रहे हैं, गोल्ड और क्रिप्टो से, क्योंकि हमारे पास ये एसेट पड़ा हुआ है। तो हम ले दे के हम क्या है, हमारे ऊपर कोई डेट नहीं है, क्योंकि वर्चुअली हम डेट फ्री है। क्रिप्टो बेच के हम आपको कर्जा चुका देंगे, या गोल्ड बेच के कर्जा चुका देंगे। तो इसलिए इस जो प्राइस है गोल्ड का, ये कंटिन्यूअस बढ़ते रहेगा। वैसे भी 8% के हिसाब से बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड कोई कंपनी नहीं है। गोल्ड एक फिक्स्ड अमाउंट में पूरी दुनिया में उपलब्ध है, रेयर अर्थ मेटल है। और सिर्फ गोल्ड की बात नहीं करें, प्लेटिनम 80% के आसपास जंप कर चुका है। सिल्वर को देखो कि एक साल में 60% के आसपास जंप कर चुका है। तो इसीलिए ये जो डेट देख रहे हो ये कंटिन्यू बढ़ेगा। अगर चाइना में फिर से क्रैश आता है तो चाइना क्या करेगा, फिर से स्टिमुलस डालेगा, फिर से कर्जे लेगा। तो ये आने वाले 50 साल की बात करें तो इंडिया के ऊपर भी डेट है, वो करीब करीब 80% से बढ़ के 200-300% चला जाएगा। अमेरिका के ऊपर 100 ट्रिलियन के आसपास चला जाएगा। तो कोई कंट्री बर्बाद नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है कि पहले राजा महाराजाओं के पास सोने चांदी का भंडार था, उनको किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। अभी देश चलाने के लिए सबको कर्ज लेने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं से कर्ज लेते हैं वो। इंटर जो आईएमएफ है वो इनको देता है, या फिर इनकी रेटिंग वैसे हो जाती है। जैसे अभी मैंने वीडियो चलाया था कि सिर्फ नोट छाप के अमीर नहीं बन जाओगे, और गरीब हो जाओगे। नोट छापना उपाय नहीं है, बिजनेस चलाना। बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस बचाना जरूरी है, और उसके लिए रेट कट होना जरूरी है। सस्ता लोन मिलेगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम डेट को रिपेमेंट करेंगे, ऐसा सारी चीजें चलती रही। तो कंक्लूजन अभी तक के सारे कहानी का यही है कि हर फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस की गवर्नमेंट हर बार बैंक का इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, और इस बार भी कट कर रही है। तो हम किस फेज में हैं, हम रिकवरी के फेज में खड़े हैं। हमारा जो क्रैश था वो हो चुका है। हम यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है, इजी लोन मिलना शुरू हो जाता है, तो अफेक्टेड सेक्टर्स जो है वो रिकवरी दिखाना शुरू कर देंगे। अगर डील हो जाती है तो यहीं से सारी इकोनॉमी रिकवर हो जाएगी, जैसे कोविड के टाइम। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि सर यहाँ से तो यूएस का डेट बढ़ते आ रहा है। आपको पूरी वीडियो में मैंने दिखा दिया, डेट एक दिन में नहीं है कि 38 ट्रिलियन ले लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी ने ले रखा है, चाइना सामने खड़ा है, चाइना उससे ज्यादा लोन ले रखा है। इंडिया
उसके आधे के आसपास ले रखा है, मतलब जीडीपी के अकॉर्डिंग देखे तो। यूएस गवर्नमेंट हर बार ज्यादा लोन लेती है और इंजेक्ट करती है, चाहे बैंक डूबे या कोई बिजनेस डूबे, उनको बचाने के लिए। स्टॉक मार्केट हमेशा डिप करता है क्रैश में, जैसे मैंने हर बार दिखाया आपको कि यहां पे क्रैश किया, हमारा निफ्टी खुद का क्रैश किया, 12,000 से 8,000 आया, आज 26,000 के आसपास बैठा है। डाउ जोन्स देखो नीचे आया था 6,000 8,000, फिर यहां से जितना डिप करता है उतना लोग मार्केट में आते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, जो बैंक्स, वो जबरदस्ती लोगों को पैसे के लिए इक्विटी मार्केट में लेके आते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। ग्रो कब आया? आज से कुछ ही समय पहले आया था, ग्रो करो ग्रो करो, सब उस समय काफी ज्यादा अकाउंट्स खुले। तो ये सारी चीजें, ये हुआ कि लोगों को रिटर्न बनते हुए दिख रहा था। पहले तो स्टॉक सब हाई पे थे, बाद में देखा 100-100 रुपया में एसबीआई का शेयर मिल रहा है, सबने खरीदा, बाद में 700 रुपया में बेचे। एक बार एक को पता चला, उसने पूरे गांव को बता रखा है। तो जो इंडिया में जो अकाउंट्स है जो स्टॉक मार्केट में, वो भी अभी भी कम है, अभी भी सिर्फ 10 करोड़ के आसपास है जो एक्टिव है, बाकी तो डुप्लीकेट अकाउंट है, एक ही आदमी के 4-4 अकाउंट है वैसे करके। तो 10 करोड़ के आसपास है, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे बहुत आएगा अकाउंट। और जैसे मार्केट में रैली आना शुरू होगा ना, फोमो में जैसे गोल्ड सिल्वर में लोग दौड़ के गए थे, वैसे ही इक्विटी मार्केट में आएगा। कोविड के टाइम या 2008 में या उसके पहले हर बार ऐसे ही लोग हट जाते हैं और स्टॉक्स डिस्काउंटेड पे होते हैं। तो यहाँ समझदारी ये करना है कि कौन से स्टॉक्स बच जाएंगे, जिसपे गवर्नमेंट ने स्पेशली बूस्टअप दे रखा है, जीएसटी का कट कर दे रखा है, वहां पे कुछ दिन तक पेन रहेगा। लेकिन जब एक बार रिजल्ट्स अच्छा आना शुरू करेंगे, इकोनॉमी अपनी पटरी पे आ जाएगी, स्टिमुलस आना शुरू कर, तो यही सारे स्टॉक्स जो मेगा रैली में जाएंगे आपको 2x 3x देंगे। टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपये पे मिल रहा था कोविड में, कोई ले नहीं रहा था। टाटा डीवीआर 50 रुपीज पे मिल रहा था, कोई नहीं ले रहा था। बाद में वो देखो कहाँ 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 तक पहुंचा। तो ये सारी चीजें कि सिर्फ कोविड में नहीं, उसके 1-2 साल आगे तक मिल रहा था, 2021-22 में। मेगा रैली तो बाद में आई थी, 2023 में आई थी, जब लोगों को फोमो हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, खरीदो खरीदो, 2024 में शुरू हो गया, इलेक्शन में गवर्नमेंट पुशअप करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें, तो क्राइसिस जब भी आती है, आप देखो कि हर 5 से 10 साल में आती ही आती है। इसी वजह से कई बार देखते हो कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न दिखता है कि 30% एनुअली आ रहा था, तो उसमें क्या होता है कि आपको सीएजीआर दिख रहा होता है 30%, वो 1 साल का नहीं होता है। वो 30 जो परसेंट है ना, जैसे अभी गिर गया मार्केट, इस साल का रिटर्न पता है कितना है? 2 to 4% के आसपास है म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न। लेकिन ये स्टॉक्स काफी डिस्काउंट पे है, यहां से जैसे मार्केट बाउंस करेगा वो दिखेगा म्यूचुअल फंड में 30% का रिटर्न आ रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे? बोलेंगे कि हमारा तो रिटर्न अब 30% का है, हमारे सीएजीआर। अब उसको देख के बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में खोलेंगे। तो ये सारी चीजें है कि लॉजिक, कि जब रिटर्न बनना शुरू होता है, मार्केट ऊपर आना शुरू करता है, तो और ज्यादा इन्वेस्टर्स को खींच के लेके आता है। जैसे गोल्ड में रैली फोमो हुआ था, तो पर डे सिल्वर आपको 20,000 पर डे भाग रहा था, 20,000 रुपया। तो ये सारी चीजें होती रहती है। तो क्राइसिस जब भी आएगी, आपको 5 से 10 साल में मेजर क्राइसिस आती है, छोटे मोटे तो हर साल आती है। अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि सारी कंट्री डेट में डूबते जा रही है, तो ये क्रैश आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बचेंगे वो मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी देंगे। 70% जो एक्सपोर्ट बेस्ड स्टॉक्स है वो वाइप आउट हो जाएंगे, इस बार भी होंगे, हर बार होते हैं। और लेकिन 30% जो बचेंगे वो आपको 100x का रिटर्न दे देंगे अगले 10 साल में। क्योंकि आ रहे थे, हर रोज ऑर्डर मिलता था कंपनी को, हर रोज। 2021-22 में इतने ऑर्डर मिले ना, आप देख रहे हो 5 मिनट पहले ऑर्डर आया, एक और ऑर्डर आया, ऐसे ऑर्डर विन हो रहे थे कंटिन्यूअस, क्योंकि गवर्नमेंट तो इधर बूस्टअप दे दी थी, पैसा दे दी थी दबा के, सस्ता लोन मिल रहा था, जो ऑर्डर हो रहा है सब बीट कर रहे थे। तो ऐसे चीजें चलिए। तो ग्लोबल हमने एक्सपोर्ट काफी ज्यादा किया था। यहां पे काम आएगा कंपनी के मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस का, कि वो कोई भी कंपनी जैसे साउथ की देखते हो डूब जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो कैसे जो डेट वाली सिचुएशन है, चाहे खराब सिचुएशन है, इसमें से कैसे सरवाइव करके निकल सकते हैं, यहां पे काम आती है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कम एक्सपीरियंस है, तो वो सारी कंपनियां डूब जाएगी। जैसे फ्यूचर रिटेल के जो थे, उनको समझ में ही नहीं आया, पूरी कंपनी डूब गई, बिग बाजार पूरा डूब गया। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने कंपनियां बचा ली, और वो कंपनियां आज, जैसे आदित्य विजन की बात करता हूं आपको, जैसे वी मार्ट की बात करता हूँ, वी टू रिटेल की बात करता हूँ, ये स्टॉक्स वहां से 10 गुना 10 गुना 20 गुना हो चुका है, आप जाके देख लो कोविड के टाइम से। तो ये चीज है कि
प्रॉब्लम सबके लिए आती है, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है वो बच जाता है और वहां से वही मोनोपोली में आगे निकल जाता है। फिर कोई उसके आसपास नहीं टिकता है, वो स्टॉक काफी ज्यादा ग्रो करेगी। डोमेस्टिक कंपनियां सरवाइव करेगी क्योंकि यहाँ पे बूस्टअप दिया जा रहा है और बिजनेस अच्छा है। जो बैंक्स हमेशा हर बार डिफॉल्टर की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, चाहे रशिया फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोविड क्राइसिस हो, चाइनीज हाउसिंग क्राइसिस हो, इनके वजह से आते रहते हैं। तो आप लोग ये चीज को समझ गए क्लियरली कि कैसे हर बार की जो क्राइसिस होती है उसमें कैसे मेजर्स लिया जाता है, और वही चीज हो रहा है जो पहले भी हो चुका है। हर बार रेट कट होती है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, चाहे इंडिविजुअल देश की बात करें, चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, किसी की भी बात करें, सबके साथ यही है। सब वहां पे लोन ले रहा है, जो कंपनी बचेगी उसी को आपको चुनना है, बस यही एक काम करना है आपको। अब हम आते हैं कि फंड का एलोकेशन कैसे करेंगे। फंड का एलोकेशन जो नॉर्मल जो एलोकेशन होगा उसमें हमें करना है कि इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा आपको 3 से 5 लाख रुपए के आसपास रखना है आपके पास। नो मैटर आपके पास 10 करोड़ रुपया हो, 50 करोड़ रुपया हो, 3 से 5 लाख लिक्विड फंड आपको रखना ही रखना है। 100% कहीं भी इन्वेस्ट गोल्ड ये सब चीजों में नहीं करना है, क्योंकि आपके पास वो चाहिए होगा। जो यूजुअली बोला जाता है, जिनके पास आइडियल मैनेजमेंट होता है, उनको ये बोला जाता है कि आप कम से कम 3 से 4 महीने की सैलरी अपने पास रिजर्व में रखो। सेफ्टी के लिए जो ईएमआई पे हैं उनको ऐसा बोला जाता है आप 6 मंथ टू 1 ईयर का आसपास की सैलरी को आप इमरजेंसी फंड के लिए रखो, क्योंकि घर में कभी भी बीमारी हो, हॉस्पिटल के बिल्डिंग इतने ज्यादा है, तो उसकी वजह से ऐसा 3 to 5 लाख के आसपास रखना है। उसके बाद 40% जो म्यूचुअल फंड में डालना है, जो क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी पोर्टफोलियो को यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते, ऐसा नहीं कि इक्विटी पोर्टफोलियो को आप बढ़ाते गए और ऐसा है कि अभी 30 लाख का पोर्टफोलियो चल रहा है वो उसको 1 CR पहुंचा दिए। नहीं, उसमें कोई आपको ये नहीं है। वो तब करेंगे, उसका भी एक जब रिकवरी फेज आएगा तब हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जैसे कोविड के टाइम पे नहीं करना था, कोविड के बाद जब 2021 में रिकवरी शुरू हुआ था तब आपको करना था, तब ऐसे। तो हर बार ये क्रैश है वो आपको हर बार कंटिन्यूअस आ रहा है, हर 5 से 10 साल में कंटिन्यूअस आ रहा है, नहीं तो कई बार छोटा छोटा क्रैश तो हर साल ही आता है। तो जब क्रैश होकर रिकवरी के फेज में आए ना, तब आपको करनी है, उससे पहले नहीं। तो अभी आपके पास एक्सपीरियंस कम है, मार्केट में कैसे काम करना है नहीं पता ज्यादा, म्यूचुअल फंड्स में जाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको या तो इंडेक्स में लेके जाएंगे या उनका जो एलोकेशन होता है वो बेटर होता है। वहां पे पैसे कम से कम आपको 30-40% डूबते नहीं है। मैक्सिमम लॉस होगा तो 5% to 6% के आसपास होगा, जो रिकवर हो जाएंगे। तो उनका सप्लाई चेन काफी ज्यादा है, वो सबको पकड़ पकड़ के ले आते हैं, तो आपका एनएवी कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। तो इसीलिए 40% नॉर्मल भी सिचुएशन आप म्यूचुअल फंड में जाओ, 40% इक्विटी में जाओ। इक्विटी में टारगेट कर लो कि 20 लाख से 30 लाख के आसपास ही आप कैपिटल रखो, बाकी के कैपिटल को आप म्यूचुअल फंड में एलोकेट कर दो, क्योंकि अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। आपको करना ही ऐसा है कि 20 लाख का जैसा है पोर्टफोलियो, तो आप उसमें 10% का लॉस होगा, आपका 2 लाख के आसपास आएगा। 30 लाख का है तो 3 लाख के आसपास आएगा। यूजुअली अभी देखा जाए तो सबका पोर्टफोलियो जो अभी हाल फिलहाल में जिसने नया बनाया भी होगा, उसका पोर्टफोलियो 10 से 12% के आसपास लॉस में होगा। तो जिस वजह से 3 to 4 लाख के आसपास, ऐसा नहीं कि उस लॉस को रिकवर करने जाना, आपको ये करना है कि मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं तो इन्वेस्टिंग का आइडिया छोड़ दो। अभी सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जो चीज जहां पैसा मिल रहा है आपको, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो मिल रहा है आप वहां बुक करो। फिर कैश को रोटेट करो, कैश ट्रैप मत होने दो। यहाँ इक्विटी में जो पैसा है, मान लो 20 लाख के आसपास, और 20 लाख है तो 5 लाख के आसपास आपके इन हैंड होना चाहिए। 15 लाख ही इन्वेस्ट करके रखो, या 25 है 20 इन्वेस्ट करके रखो, 5 हाथ में रखो, ताकि 5 से आप रोटेट कर पाओ। क्योंकि अगर मान लो इन केस मार्केट गिर गया तो फिर आपके पास यही पैसा होगा, जो वहां पे कोई ऐसा वैल्यू वाला शेयर मिल जाए जो वहां से काफी ज्यादा आपको रिटर्न दे दे। या कई बार ऐसा होता है कि 20% का अपर सर्किट वाला स्टॉक मिल जाता है, किसी दिन कोई स्टॉक भाग गया तो आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना है। हमारे सामने तो हजारों स्टॉक भाग जाते हैं, हम कभी नहीं दुखी होते, हम तो कल ट्रेड भी नहीं किए थे, हम उसके लिए कोई भी दुखी नहीं मनाते।
हमारा ये मकसद होता है कि हम जहां भी एंट्री करें हमें 5 to 6% का इजीली रिटर्न मिल जाए, उसके बाद हम उस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी मायने रखती है, पैसा ट्रैप नहीं होना चाहिए। 3 लाख का 5 लाख भी बना सकते हो, अगर 10,000 15,000 रेगुलर उस पर बना रहे हो, तो वो पैसा जो आपका आ रहा है, जैसे आपने 20 लाख का इन्वेस्ट करके रखा है, आपने डाल के रखा है, बाकी आपने म्यूचुअल फंड गोल्ड ये सब चीजों में डाल रखा है, तो यहाँ पे अगर 5 लाख रुपए डाले तो ऐसा 5 का 7 हो गया, तो ऐसा नहीं 7 लाख फिर से इन्वेस्ट करो, 2 लाख को विड्रॉ करो। 2 लाख को आप या तो म्यूचुअल फंड में डालो या कैश में रखो या आपको गोल्ड या सिल्वर में डालो, और आप ये जो कैश है मेंटेन करके रखो 3 to 5 लाख। अगर इस चीज को आपने रूल को ब्रेक किया, आपकी लाइफ में जरूर प्रॉब्लम आएगी, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। जितनी बड़ी पोर्टफोलियो होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी ट्रम्प जैसा इंसान बैठा हुआ है, हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ बोलेगा। अभी उसकी तरफ से आया कि उसका जो डील की बात चल रही थी चाइना के साथ, वो काफी अच्छी बातचीत हुई, संडे को फिर से बात करेगा। संडे को अचानक से वो बोलेगा कि नहीं हमारी बातचीत में मजा नहीं है, अब तो 150% का टैरिफ लगाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं, उसका हर दिन बदल जाता है। मार्केट में तुरंत बोलता है कि इंडिया के साथ काफी अच्छी बात हुई, हम तो डील करने वाले हैं, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने चला जाता है, और उसके बाद 400 पॉइंट गिर जाता है 2 दिनों के अंदर। तो होप में आपने देखा कि हमने कभी टेक्सटाइल या कोई और जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक है उसमें नहीं हम जंप किए। क्यों नहीं जंप किए? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ट्रम्प जैसे इंसान पर भरोसा करें। हम पहले भी एक बार गवर्नमेंट जैसे चीज पे भरोसा कर चुके हैं जिसने पीएसओ में हमें डुबो चुका है, और हमने अच्छे खासे लॉस काटे थे, हम सबने काटे थे। उसका दुख आज तक होता है कि हमने इस रिस्क रिवार्ड को तोड़ के हमने ये गलतियां कर दी। हम नहीं चाहते ये गलतियां आप करो। बहुत लोगों ने तो 20 लाख काटा, किसी ने 25 लाख काटा, किसी ने तो 1 करोड़ के भी लॉस काटे, लेकिन मार्केट छोड़ के नहीं गए। वो वापस आए हैं, सीखे हैं और रिकवर भी किए, और कर भी रहे हैं। आगे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो एक सिग्नल सही से मिलेगा, वहां पे वो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। वो कोविड जैसा एक बार रिकवरी का वेट कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको मार्केट में दिखाया, अपॉर्चुनिटी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। यहाँ पे गोल्ड में इसलिए गोल्ड सिल्वर में करना है क्योंकि डेट हर कंट्री का बढ़ते जा रहा है, तो गोल्ड सिल्वर में होना ही चाहिए। और दूसरी कि गोल्ड कोई कंपनी नहीं है, सिल्वर कोई कंपनी नहीं है जो डिलिस्ट हो जाएगी या बैंकरप्ट हो जाएगी या कोई चीज हो जाएगी। एक आपको अगर मान लो इस साल आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, 4% का रिटर्न दिए, इक्विटी में निगेटिव में 10%, कम से कम 8% का तो ये रिटर्न देगा। और कई बार क्या होता है कि जब ग्लोबल क्राइसिस आती है तो यही चीज, यही जो 20% आपने गोल्ड में डाल रखा है, यही अगर मान लो 5 लाख डाल रखा है, वो अचानक से वहां से 10 लाख हो जाता है। जैसे गोल्ड की प्राइसेस मैं आपको दिखाऊंगा आगे की चीज। तो ये चीज है कि समझ के चलो कि इक्विटी में हमेशा 20% कैश में रखो, ताकि कभी भी कोई भी अचानक से मोबाइल खोले, आपको अचानक से अनाउंसमेंट आ गया कि कोई इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, हो सकता है कि वहां 20% आपको मिल जाए, 15% मिल जाए। तो उस उम्मीद को रखो। एक महीने में 20 डेज का ट्रेडिंग साइकिल होता है, ट्रेडिंग डेज। 4-5 दिन तो ऐसा होगा जो आपके फेवर में होगा, जहां पे आप 10 से 15% कमा सकते हो, तो उस पे फोकस करो। विनिंग जो होनी चाहिए उस पे फोकस करो। बहुत सारे ग्रुप्स है जो सीधे एक ही बार में ट्रेड करते हैं, एक ही ट्रेड करते हैं पूरे महीने में, लेकिन वो करते हैं तो श्योर शॉट करता है, सीधे उसमें 1 करोड़ रुपया डालते हैं, एक ही बार 10 लाख बना उसके बाद बंद कर देते हैं, उनको ज्यादा की जरूरत ही नहीं। तो सबके करने का तरीका अलग है। आपके पास नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि कैपिटल कम है। जिसके पास कैपिटल ज्यादा है वो सिर्फ वेट करते रहता है कि कब फोमो वाला फेज स्टार्ट होगा, कब उसमें होगा। तो हम मोशिप मान लो 180 पे बेच के निकल जाते हैं, मतलब 180 पे हम एंट्री लेते हैं और 270 पे निकल जाते हैं, और 240 पे रिटेस्ट पे लेते हैं और 270 पे निकलते हैं, और उसमें 1 करोड़ रुपए डाल के निकलते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो ब्रेकआउट कराने की कोशिश करते हैं, जो अपने मेंबर्स को वहां पे लेके जाते हैं, ब्रेकआउट के लिए बाय करवाते हैं। तो सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी है। हम लोग देखते हैं कि आप लोग के पास थोड़ा सेफ्टी के साथ जाना चाहिए, इसलिए हम या तो ब्रेकआउट या रिवर्सल के साइड में जाते हैं, जिससे अगर आप फंसो भी तो आपका कॉस्ट आने के चांसेस ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे बाय करवा दूं और फिर उसके बाद गिर जाए, ये हमने पहले धोखा खा चुका है, इससे मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब आपको सस्पेक्टेड क्रैश हो कि लग रहा है कि अब क्रैश हो जाएगा, वहां पे आपको करना है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा जाना है। ये जो 40% इक्विटी में है तुरंत यहां से काटो, अगर 20 लाख का पोर्टफोलियो है उसको कट करके 10 लाख करो, और बाकी का म्यूचुअल फंड में डाल दो, और आपको गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा और बढ़ा दो, क्योंकि क्रैश होगा तो ये पैसा आपको डबल होते हुए तुरंत दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस साल जिसने भी काम किया है उसको देखो कि गोल्ड की जो जो रिटर्न है एक साल में 60% के आसपास है, सिल्वर की भी है, प्लेटिनम की 80% है,
तो पैसा बहुत ज्यादा बना हुआ अगर उसने ये चीज को रिस्क रिवार्ड को फॉलो किया है। इसमें बहुत सारे होते हैं कि डिजिटल गोल्ड भी होते हैं, सिल्वर भी होते हैं, उसमें एसआईपी चल रही होती है, उससे भी होता है, ईटीएफ भी कर रहे हो तो उससे भी हो रही होती है। तो ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ 8% यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। भाई ये जो कंपनियां है ना जो इक्विटी में, हो सकता है कि बैंकरप्ट हो जाए, डूब जाए, डिलिस्ट हो जाए, कोई पता नहीं है, स्कैम हो जाए, कुछ भी हो सकती है। लेकिन गोल्ड सिल्वर की कंपनियां वैसी नहीं होती है, इसीलिए आप कितना भी कोशिश कर लो, इंडियन जो वाइफ होती है उनकी जो गोल्ड की जो रिटर्न है उसको इक्विटी बीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर 10 स्टॉक रखे हो, 4-5 तो डूब जाएगी, कुछ ही बचेंगे। अगर कुछ आपके बचे उसमें 5x हो गया, आपने बेच दिया तुरंत, और उसमें जो रिटर्न बनना चाहिए था पता चला 100x हो रहा है तो उसके पहले बेच के निकल गए। तो इसी वजह से, लेकिन गोल्ड सिल्वर एक ऐसा चीज आप बेचते नहीं हो, उसको रखे रह जाते हो। तो जनरेशन टू जनरेशन काम हो। अगर मान लो कि ट्रम्प का दिमाग घुमा, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जैसे रशिया के ऊपर लगा रखा है, रूबल का कोई वैल्यू नहीं रह गया, वैसे इंडिया पे लगा दे, डील नहीं कर पा रहा है, चलो इंडिया के ऊपर मैं इसकी इकोनॉमी बैन बैन कर देता हूं, कि यहाँ के करेंसी बैन कर देता हूं, यहाँ आप ट्रेड नहीं हो पाएगा, या तो डॉलर रखो या फिर आपका, जैसे ब्रिक्स वाले कंट्री को धमकी दे रहा था। उसके वजह से गोल्ड में इतनी बड़ी रैली आई थी, गोल्ड सिल्वर में। जब रिकवरी फेज हो, जब क्रैश के बाद रिकवरी फेज हो, जैसे इंडिया यूएस की डील होने वाली है, उस समय करना है कि म्यूचुअल फंड की जो है वो आपको कट कर लेनी है, इक्विटी में ज्यादा जाना है। गोल्ड सिल्वर से भी कट कर लेनी, इक्विटी में ज्यादा जाना है, 60% इक्विटी में एक्सपोजर रखो, वहां पे डालना है। आप 1 करोड़ डालो, जब रिकवरी हो रहा है कोई इशू नहीं है, आप डाल के बैठो, क्योंकि बॉटम पे लियो, रिकवरी शुरू हो गया है, डील सब कुछ सेटल हो गया है, उसके बाद से आपका आराम से पैसा बनेगा। तो ये सारी चीजें अगर थोड़ी सी सावधानी बरतोगे सब कुछ हो जाएगा। ये गलती अगर ये एलोकेशन लेके बैठ गए, अभी जो क्रैश वाली सिचुएशन है, तब तो आप गए, फिर तो आपका कोई नहीं बचा सकता, आपके पास एवरेज करने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। तो कभी बहुत बड़ी गलती मत करो कि आप सैलरी का पैसा रोज डालते जाओ इक्विटी मार्केट में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन अपने पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मैं 2 साल के अंदर 20 लाख के आसपास पहुंचा दूंगा, जो उनकी सैलरी मिल रही होती सब कुछ डाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब तक आपका डील फाइनल नहीं हो रहा है, जब तक पेपर पे हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन मार्केट में अपर सर्किट लग जाएगा तो सारे स्टॉक अपर सर्किट में लग जाएंगे। आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, सिर्फ 2,000 स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 30 स्टॉक ही मूव कर रहे हैं अभी फिलहाल। बाकी सब तो कुछ स्पेकुलेटेड है, एसएमई है, उनको तो छोड़ ही दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे करेंगे। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं, गोल्ड से कर सकते हैं, ट्रेडिंग से कर सकते हैं, इंट्राडे या स्विंग से कर सकते हैं। कंपाउंडिंग क्या होती है? जैसे आपने आज 100 रुपया कमाया, 100 रुपया लेके आए, 100 रुपये पे आपने मान लो कि एक वीक में 10 रुपया कमाया, तो आपका कैपिटल हो गया 110 रुपया। अब उस पर 10 रुपया कम, 10% कमाओगे तो आपका 10 रुपया नहीं गेन होगा, 11 रुपया गेन होगा। और ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, वो कंपाउंडेड होते जाएगा, जो भी चीज कमा रहे हो वो एड ऑन होगा, आपका नया कैपिटल बनेगा, इंक्रीजिंग कैपिटल होते जाएगा। और इसका कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आगे बहुत दिखता है आपको। तो ये कंपाउंडिंग में देखो कि ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। जैसे आपने कुछ कमाया, वो आपका फिर एक नया कैपिटल बन गया। मान लो कि 2 लाख रुपए लेके आए थे मार्केट में, आपने धीरे धीरे इंटरडे करके 2,000, 4,000, 5,000 करके उसको 3 लाख बना लिया। अब 3 लाख पे वो आपका कैपिटल बन गया। अब उस पे जो अर्निंग आ रही है 10%, अब उस पे आएगी, फिर वो धीरे धीरे 5 बनेगा, 5 से 7 बनेगा। तो ऐसे अगर 5% भी मंथली अगर निकाल ले रहे हो, जो भी आपकी कैपिटल है, 1 लाख है तो 1,05,000 हुआ पहले महीने में, दूसरे महीने में 1,10,000 होगा। ऐसा 15 मंथ में देखोगे तो कैपिटल डबल हो जाएगा। सिर्फ जो भी आपके पास कैपिटल है उस पर 5% जनरेट करने की कोशिश करो, और स्टॉक 5% मिलना बहुत आसान होता है। तो ऐसे एलोकेट करके रखो, 20 डेज का ट्रेडिंग साइकिल है कि आपका 5% मिल जाए, एक ट्रेड में हो रहा है, 2 ट्रेड में हो रहा है, 10 ट्रेड में हो रहा है, आप वैसे करते रहो। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, उनका आरओआई मंथली 1 से 2% होती है। जो आपको एफएनओ ट्रेडर्स होते हैं जो करोड़ों करोड़ों की बात करते हैं, उनका 2% होता है। और आप अगर 5% कर रहे हो तो 15 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। 23 महीने, लगभग 2 साल में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। 1 लाख लेके आए थे 3 लाख हो जाएगा। 29 मंथ में 4 गुना होगा, 33 मंथ में आपका 5 गुना होगा। और ऐसे देखोगे तो 6 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके पास 18 लाख रुपया होगा। सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है कि हमें पैसा गंवाना नहीं है,
जो पैसा आया उस पर 5% मंथली का बंद करना है। मैं हर बार पढ़ाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, पैसे बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को टारगेट है, मैं बना लेता हूँ, बाकी लोग भी बना लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं बना लेते हैं जो ट्रेडर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लालच में प्रॉफिट बुक नहीं करते, उस स्टॉक से शादी करके बैठ जाते हैं, उसको बेचेंगे ही नहीं। फिर स्टॉक क्या होता है, जैसा अनंतराज 700 गया फिर वापस आ गया 600, नहीं बुक किया आपका नुकसान। हमने तो बुक किया कर लिया, कम से कम 50% 60% तो बुक कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद नीचे आएगा फिर हम बाई करेंगे। तो एक स्टॉक को ऊपर जाने में आपको पता है सांप सीढ़ी का खेल है। तो जितने बार जा रहा है उतने बार हम एंट्री ले रहे हैं, उतने बार एग्जिट कर रहे हैं। तो रिलेटिवली पैसा फ्री है, हमें दूसरा अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, उसके जगह मोशिप मिल रहा है, अनंतराज मिल रहा है, कभी ब्लैक बॉक्स मिल रहा है, कभी कुछ और मिल जाए, कभी ऑटो एंसिलरी मिल जा रहा है। तो पैसा हमारा रोटेट होते जा रहा है, और ऐसा नहीं कि सारे कैपिटल आते जा रहा है तो उसको इक्विटी में डालते जा रहे हैं। उस पैसे को विड्रॉ करके या गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हैं, या फिर उस पैसे को निकाल के हम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, या हम उस पैसे को कैश फ्री रख रहे हैं। तो बहुत लोगों की ये कॉमन गलती होती है कि वो पोर्टफोलियो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं अभी के टाइम में। अभी के टाइम में इंक्रीज नहीं करना है। जितना कैश आपके पास सरप्लस हो जाए, पराग पारिक को देखो 30% कैश लेके बैठा है, मोतीलाल ओसवाल 20% कैश लेके बैठा है, ऐसे बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने कैश लेके बैठा हुआ है। आपको भी रखना है। तो यहाँ पे आपको देखो सिर्फ 15% अगर आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है, जैसे साल भर की बात करें कि एक साल में 15% ग्रो करता है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिखाया है कि जो 2 गुना हो जाएगा 5 साल में हो जाएगा। ये म्यूचुअल फंड के लिए, कि म्यूचुअल फंड आपको 15% का भी रिटर्न देता है, जो हमने बोला म्यूचुअल फंड में एलोकेट कर लो, तो आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा 2 साल में, सॉरी 5 साल में 2 गुना हो जाएगा, 10 साल में 4 गुना हो जाएगा, 15 साल में 8 गुना हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके आपको 66x तक हो जाएगा, जैसे जैसे उसको टाइम देते जाओगे। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग में गेम ये नहीं होता है कि आप कितना ज्यादा मतलब उसको मतलब बनाने कैपिटल लेके आ रहे हो। यहाँ मैटर करता है टाइम कितना दे रहे हो, जितनी लंबी टाइम दोगे। 1 लाख रुपये यहाँ से शुरू शुरू होके 18 लाख रुपये तक जा सकता है। अगर 10 लाख से शुरू किए तो सोचो आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। 5 साल 6 साल में ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को सुन रखे हो गए कि मैंने पूरी कैपिटल गंवा दी थी एफएनओ में, मैंने सारी चीजें गंवा दी थी, लेकिन मेरी एक स्ट्रेटेजी काम आई जिस वजह से मैंने सारी रिकवरी कर ली। वो पता है स्ट्रेटेजी क्या होती है? बंदा पूरी जिंदगी लॉस कर रहा होता है लेकिन हार नहीं मानता है, लेकिन एक बार कोविड जैसा मौका मिलता है उसको, या 2008 के बाद जो क्राइसिस हुई थी 2009 में रिकवरी मिलता है, या अभी जो क्रैश हुआ है इसके बाद जो स्टिमुलस के बाद जो रैली आएगी वो मिलता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई स्ट्रेटजी उसकी काम करती है, एक्सपीरियंस काम करता है कि मार्केट अब फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो अब उसको कंपाउंड करना शुरू करेगा। हर दिन वो 5% जनरेट करेगा। आप वीकली कर रहे थे, मंथली कर रहे थे, वो पर डे करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी कॉल ऑप्शन लेते जाऊंगा ऊपर ही जा रहा है मार्केट, 5-5% वो बुक किए जा रहा है। या स्टॉक में उसको पता है कि कौन से टेक्निकल बेसिस पे ऊपर की तरफ जा रहा है, उस स्टॉक में वो पैसा डाल रहा है, एक ही बार डाल रहा है, 10 लाख 20 लाख ऐसे करके डाल रहा है। तो वहां से वो 1 लाख रुपये से भी फिर वापस सारी के सारी कैपिटल वो रिकवर कर लेता है। लेकिन फिर जब डाउनफॉल चालू होती है उसमें सारा पैसा उसकी चली जाती है। इसीलिए मार्केट एक ऐसा है जहां पे पैसे आप लेके तो आते हो लेकिन लेके जा नहीं पाते हो। यहां वही लेके जाता है, या तो म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दिया, या स्टॉक में डाल के भूल गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे हैं, जैसे एमआरएफ का हो गया, अपोलो टायर का हो गया। टायर कंपनियां ऑलमोस्ट ग्रो करती है। टायर कंपनियां क्यों ग्रो करती है? कभी आपने सोचा है एमआरएफ एमआरएफ क्यों बन गया? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो कंट्रोल होने के नाम नहीं ले रही है। और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा शादी है और उतनी ज्यादा व्हीकल की डिमांड है। ये तो बात को मान के चलते हो कि गाड़ियों के जो नंबर है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का रूल है कि 10 से 15 साल में गाड़ी को डिस्कार्ड कर देना है। वो आपका उसका जो क्या बोलते हैं कि पॉल्यूशन में आ जाएगा आपको, तो उसके बाद आपकी गाड़ियों को चलाने नहीं देगा, उसका चालान कटना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी गाड़ी होती है उसकी एवरेज लाइफ वैसे भी कम हो जाती है, पॉल्यूशन शुरू किया उसको हटा दिया जाएगा। गवर्नमेंट नए नए स्कीम लेके आ रही, हाइड्रोजन की गाड़ियां चाहिए, गवर्नमेंट लेके आ रही ईवी की गाड़ियां चाहिए, नए नए किस्म की गाड़ियां आ रही है, लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टायर की तो जो लिमिटेड कंपनी है, कितनी कंपनियां, एमआरएफ है, अपोलो टायर है, सी8 है,
और उसके अलावा चार पांच और कंपनियां हैं। तो इतने ही जेके टायर है, यही सब कंपनियां हैं, बाकी सारी कंपनियां तो नहीं है। तो जो सप्लाई आएगा इन्हीं की तरफ से। अभी 6 लाख 10 लाख गाड़ियां बिकी है, सब में तो टायर लगेगा। ऐसा तो नहीं मारुति अपना कार का टायर बना रहा है खुद बैठ के, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा तो नहीं मारुति अपना हेडलैम्प बना रहा है, सीट बना रहा है। भाई सब अलग अलग कंपनियां बना बना के देती है। इसी वजह से देखोगे कि अगर आप 10 ऑटो एंसिलरी कंपनी खरीदते हो, उसमें से 6 से 7 जो कंपनियां होती है मल्टी बैगर बन जाती है। आप उठा के देख लो जितनी कंपनियां हैं, उनकी हिस्ट्री उठा के देखो ऑटो एंसिलरी की। क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऑटो एंसिलरी के ऊपर सबसे कम इम्पैक्ट आता है। 2008 की जब क्राइसिस हुई थी, सबसे कम इम्पैक्ट आया था हीरो मोटोकॉर्प पे, और 0.6% पॉजिटिव बंद हुआ था। मारुति के ऊपर आया था कि ग्लोबल लेवल पे करता है, तो 27% के आसपास या 41% के आसपास वो डाउन किया था। बाकी बड़े बड़े स्टॉक्स 90% डाउन हुए थे, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। मैंने सोचा नहीं आपको डराने के लिए मैं डालू। 90% क्रैश हुए थे बड़े बड़े जितने भी स्टॉक्स हैं अपने यहाँ के निफ्टी के। लेकिन उस समय भी हीरो मोटो कप 0.6% पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड, आपको पता है हीरो स्प्लेंडर कितनी बिकती है, वो उसको डिमांड को बचाए रखा जो डोमेस्टिक पे। वहीं ग्लोबल लेवल पे मारुति की वजह से प्रॉब्लम आई, और मारुति में वहां पे सेल ऑफ आया था, वहां पे काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई थी, पैनिक आया था। तो ये चीज है कि अगर डोमेस्टिक बेस्ड ले रहे हो और आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, तो उस कंपनी को लेके रखो ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में। यहां चार्ट काम नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, चार्ट काम नहीं आएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ आपका विजन और जो पहले का एक्सपीरियंस है वही काम आएगा। अगर एक्सपीरियंस सही है तो आप पैसे को एलोकेट सही करोगे, और वहां पे पैसा आपको अच्छा खासा बनेगा। तो कंपाउंडिंग को याद रखना कैसे करना है। म्यूचुअल फंड से भी पैसा बन जाएगा, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे इक्विटी से भी पैसा बन जाएगा। लालच पे कंट्रोल करो, कम प्रॉफिट जनरेट करो, डील हो जाएगा, उसके बाद डाल के छोड़ देना, सो जाना, 4 साल 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए कब करना, बहुत सारे अपने जो क्लास के बच्चे हैं उन लोगों ने मैसेज किया था, सर मैं तो इन्वेस्टर हूं, मुझे आप स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ये सब में मत इन्वॉल्व करो। मैं उनसे ये चीज पूछना चाहता हूं सिंपल सा। आप ट्रम्प जैसे इंसान जो किसी कंपनी के ऊपर टैरिफ लगा दे, टेक्सटाइल पे लगाए टेक्सटाइल खत्म, फार्मा पे लगा दे फार्मा खत्म, आप ऐसे कौन से कंपनी ऐसा, कौन सा ऐसा जीनी का चिराग से निकाल लोगे जो आपको पता है कि कंपनी डूबने वाली नहीं है, और उसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाओगे? आपको कैसे पता कि उसका मैनेजमेंट की डेथ नहीं हो सकती या कुछ उसमें कांड नहीं हो सकता? टाटा ग्रुप इतना ऊपर जा रहा था, बूमिंग चल रहा था, टाटा कैपिटल का आईपीओ लिस्ट हुआ, आपने देखा उसके हसर। टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक अब बूम कर रहा है रतन टाटा के बाद? नहीं। टाटा ग्रुप के अंदर ही कलह चल रही है, आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं उनके, जो मैंने मैसेज डाल रखा था। तो अगर आप डाल के ये सोच रहे हो कि अभी जो कंपनी है रिलायंस पावर, ये मल्टी बैगर बन जाएगी, बाद में पता चला अनिल अंबानी निकल गया, तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म कोई एक ऐसा है कि भाई ये हमेशा की तरफ बढ़ते रहेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 10 साल में रिटर्न जीरो दी है, आपको लिस्ट मैंने डाली थी। तो ये जो मिथ है ना कि बहुत बड़े लॉन्ग टर्म में डालना है, तो आप वैसे कंपनी में डालो जो ग्रोइंग है। जैसे टायर कंपनी हमेशा ग्रो करेगी, टायर की कंपनियां इंडिया में 6 7 ही हैं, वो ग्रो करेगी। जो एफएनओ में नहीं है उसमें डालो, और वो लोअर वैल्यूएशन पर मिल जाए, क्रैश में मिल जाए, उसमें डालो, वो पैसा आपको बना के देगा। मैंने खुद अपोलो टायर 100 रुपीज पे ले रखी है, जो आज इतने पे चल रहा है। तो ऐसा है कि उस समय होता रहता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलते रहती है। एफएनओ में आने के बाद स्टॉक्स काफी स्लो हो जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कभी एफएनओ के स्टॉक्स मत पकड़ो, पहला रूल है। ये एफएनओ के स्टॉक्स में आपको एफआईआई का कंट्रोल होता है, हमेशा शॉर्टेड रहता है, शॉर्ट पोजीशन लिया रहता है, आपका रिटर्न बनने नहीं देगा। आपको बनाना है पैसा, तो वैसे कंपनियों को ढूंढना पड़ेगा जो अपोलो टायर के बाद जस्ट हो, जैसे जेके टायर, सीए टायर। सीए टायर अगर ऑप्शन में है तो उसको छोड़ दो, जेके टायर उसका देखो कैसे उसमें मोमेंटम आ रही है। तो अगर अपोलो 2% भागेगा, सीएट 5% भागेगा, ऐसे करके, सॉरी जेके टायर 5% भागेगा। तो ऐसा सिचुएशन होता है। टोलिन टायर देखो तो 12 13% भाग जाता है, उसकी तो बात।
तो छोटा कंपनी है। तो ऐसे में अगर कहीं पे आपको 12% 10% का रिटर्न मिल रहा है तो कौन सा बुरा करने आए हो, मार्केट में पैसे बनाने आए हो ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने कसम खा लिया है कि बस हम लॉन्ग टर्म में बनाएंगे, और ट्रम्प जैसे इंसान को अगर फिर से आ जाए दोबारा, तब तो हालत और खराब हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म तभी करो जब आपको वेल्थ जनरेट करना और आपके पास एक्सेसिव एक्सेसिव पैसा हो। जैसे आपके पास अगर लिमिटेड कैपिटल है, 10 लाख है, 15 लाख है, इन्वेस्टमेंट मत करो। पहले उस चीज को ग्रो करो। पहले आप गोल्ड में उसको ग्रो करके आप ट्रेडिंग करके वो पैसे को गोल्ड में निकालो, उसको ले जाकर म्यूचुअल फंड में डालो। जब सब जगह पे आपका हो गया एटलीस्ट, तब कॉर्पस जब बिल्डअप हो गया, तब उसके बाद से कोशिश करो कि हम इससे हम इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो ओवरनाइट छोड़ते हैं उस पर रिस्क एटलीस्ट 10% के आसपास होता है। कई बार पता चलता है अगले दिन खुला और वहां पे स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया या गिर गया वहां पे, कभी मैनेजमेंट में हो गया कभी कुछ। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी जब ओपन अप हो, ओपन अप कब हुआ, जब गवर्नमेंट स्टिमुलस दे रही हो, जैसे यूएस गवर्नमेंट अभी रेट कट कर रही है, अगर ये डील साइन कर ले सारे देशों के साथ, और यहाँ पे जो यूएस का शटडाउन, जो गवर्नमेंट का शटडाउन हो, ये भी खत्म हो जाए, तो इकोनॉमी ओपन अप हो जाएगी। जब वो ओपन अप हो जाए, जब यहाँ पे कोविड के बाद जैसे स्टिमुलस बूस्ट अप आना शुरू हो गया था, इस सेक्टर पे ये पैसा दिया जा रहा है, वो सेक्टर पे ये पैसा दिया, वो बेस्ट टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। रिकवरी फेज बेस्ट टाइम है। पैनिक के बाद जो बॉटम बनता है वो बेस्ट टाइम है। जो अभी मार्च हमारा आया था, उस समय मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि मार्केट में बॉटम बन गया है, आप यहाँ पे बाई करो, 24,400 का लेवल नहीं तोड़ेगा। 24,300 4 24,200 के आसपास से जाके घूम के आ गया।